है मेनली इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। लेकिन इससे पहले लास्ट क्लास तक में किसी को कोई समस्या है, कोई चीज है जो समझ नहीं आई तो मुझे फटाफट से बता दो, उस पर बात कर लेंगे, फिर अपन आज नया कहानी स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने वॉइड्स पे बात किया था। वॉइड्स के रिगार्डिंग कोई समस्या हो तो मुझे फटाफट से बता दो। टू बी क्लियर, मतलब जेई में, नीट में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत कम आते हैं, मतलब वॉइड से ठीक है बहुत कम, या फिर अभी जो टॉपिक पढ़ने वाले इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड्स में पूछा जाता है। किसी तरह का कोई समस्या है तो बता दो, अपन उससे बात करेंगे। कुछ नहीं है, चलो ठीक है। तो ठीक है, सो अपन आगे की बात करते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, सो आगे की कहानी डिस्कस करते हैं। उससे पहले कुछ चीजें हैं। मैंने आपसे बोला था आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, मॉड्यूल और एनसीईआरटी कंप्लीट करके रखिएगा, ठीक है। सो मंडे के दिन शाम को, या देखते हैं, मतलब मंडे के दिन कभी भी हो सकता है, शाम के लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि शाम को ही, सुबह या शाम जब भी हो, ठीक है। सो मॉड्यूल डिस्कशन एंड एनसीईआरटी दोनों का डिस्कशन होगा। पहले एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, जिसके भी एनसीईआरटी में डाउट है, कुछ भी है, तो पहले उसके बारे में डिस्कशन होगा और फिर उसके बाद मॉड्यूल का डिस्कशन होगा। मंडे के दिन कभी भी हो सकता है, ठीक है। मैं टाइम के लिए कुछ श्योर नहीं आपको बोल रहा हूँ, या तो होगा तो अर्ली मॉर्निंग होगा या फिर शाम को होगा, ये मैं बता सकता हूँ। बीच में होने के चांसेस कम है। तो आप संडे तक का टाइम है, कल तक का टाइम है, आप कंप्लीट कर लीजिए। किसी को कोई समस्या हो तो बोल सकता है। अभी क्वेश्चन के रिगार्डिंग नहीं, सॉल्व करने ना करने इसके रिगार्डिंग कोई समस्या हो तो बोल सकता है। पुराना होमवर्क है, बता दिया। मंडे के दिन अपन डिस्कशन करेंगे, पहले एनसीईआरटी और फिर उसके बाद अपन मॉड्यूल में भी पूरा, मतलब एक्सरसाइज टीपीपी सबकी बात कर रहा हूँ मैं। मॉड्यूल मतलब पूरा मॉड्यूल, ठीक है। पहले से बता के रखा था, कंप्लीट करके रखिएगा। अर्ली मॉर्निंग में लगभग, देखो अर्ली मॉर्निंग मेरे लिए भी 8 बजे ही होता है, तो 8 बजे से पहले नहीं होने वाला, ठीक। 8 बजे से पहले मैं भी नहीं उठता हूँ, मतलब अनटिल अनलेस की बहुत जरूरत ना हो, ठीक है। चलो, सो कहानी शुरू करते हैं आज की फटाफट से। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और फटाफट से अपन आज की कहानी शुरू करते हैं। जस्ट ठीक है। सो सबसे पहले अपने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में अपने को तीन तरह की चीजों के बारे में पढ़ना है। दैट इज कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। अब इन तीनों के डिफरेंसेस पहले समझ लेते हैं, ये तीनों हैं क्या क्या। देखो, पहले क्या होता था, जब हम छोटे थे तो बहुत हार्ड एंड फास्ट डिफरेंस हमारे लिए हुआ करता था। हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या है कि भैया ये चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, हाँ, ये चीज कंडक्ट करेगी तो ना, ऐसा कुछ पढ़ते थे कि हाँ करेगी नहीं करेगी सीधे, इस तरीके से हम बात किया करते थे, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल कहानी, चूंकि इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ चुके हो तो आपको बहुत सारी चीजें अब इसके बारे में पता है। सो एक्चुअल कहानी ऐसी है कि जैसे एयर जो है, एयर को हम मानते हैं कि भैया एयर जो होता है वो आइडियली इंसुलेटर होता है, आइडियली इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर के कैटेगरी में रखते हैं हम इसको। लेकिन एयर भी जो होता है वो किसी किसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी दिखाने लगता है। जैसे बहुत हाई अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, आप लोगों ने लॉ पढ़ के रखा है, बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तो पॉसिबिलिटी है कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हुआ तो भी थोड़ा सा करंट देखने को मिल जाएगा। V इक्वल्स टू आई आर लगा के चेक कर सकते हो, ठीक है। सो कहानी यहाँ पे ये है कि जब हम इसके बारे में बात करते हैं कंडक्टिविटी के बारे में, तो यही 3 कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। एक वो कैटेगरी जो बहुत अच्छे से कंडक्ट कर दे, एक वो कैटेगरी जो थोड़ा कंडक्ट कर दे थोड़ा ना करे, ठीक है। मतलब ठीक है कि थोड़ा बहुत कंडक्ट कर भी देता है, थोड़ा बहुत नहीं भी करता है। और एक वो कंडक्टिविटी, और एक वो कैटेगरी जो बहुत मुश्किल से कंडक्ट करे, ठीक है। तो जो आसानी से कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, हम उसको बोलते हैं कंडक्टर। जो बहुत मुश्किल से कंडक्ट करता है वो है इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर। और जो ठीक है, मतलब कर भी दे थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा ना भी करे, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर, ठीक है। अब इन तीनों के बीच में डेटा वाइज डिफरेंस क्या है। तो देखो, डेटा वाइज डिफरेंस ये है कि कंडक्टर की कंडक्टिविटी जो होती है वो 10⁴ टू 10�7 के रेंज में होती है। 10⁴ टू 10�7 के रेंज में होती है,
ठीक है। अब ये कंडक्टिविटी क्या चीज है, तो थोड़ा कंडक्टिविटी को मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि कंडक्टिविटी क्या चीज है। आप रेजिस्टिविटी पढ़े हुए हो, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े थे जो, दैट इज रो इक्वल्स टू एल बाई ए। सो इसमें जो ये वाली जो रो क्वांटिटी है दैट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होता क्या है, तो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है ये। इस रेजिस्टिविटी को इनवर्स कर दो। मतलब क्या कहानी है, कंडक्टिविटी जो है, यहाँ मैं नीचे में लिख रहा हूँ, कंडक्टिविटी, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या है, तो कंडक्टिविटी इक्वल्स टू होता है 1/रो, ठीक है। रेजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया ठीक है, तो ये कंडक्टिविटी 10⁴ टू 10�7। अच्छा यहाँ ध्यान दो, अगर आपके पास रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी, ठीक है। और रेजिस्टिविटी ज्यादा मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस भी ज्यादा। तो बेसिकली किसी भी चीज को अच्छा कंडक्टर होने के लिए उसकी कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। सो जो कंडक्टर्स होते हैं इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, दैट इज 10⁴ टू 10�7 के रेंज में होती है। सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कहां से कहां होती है, सो इसकी कंडक्टिविटी की जो रेंज है वो है लगभग 10⁻⁻6 टू 10⁴ इस रेंज में इसकी कंडक्टिविटी है। और जो ये इंसुलेटर या फिर जो पुअर कंडक्टर है इसकी जो कंडक्टिविटी है 10⁻20 से लेकर 10⁻10 के रेंज में होती है। सो ये एक मोटा मोटी डेटा है, एक एवरेज डेटा है कंडक्टिविटीज के रिगार्डिंग कि किस तरह की कंडक्टिविटी होगी तो आप उस मटेरियल को किस कैटेगरी में रखिएगा। ये याद रखना कि ये एक मोटा मोटी डेटा है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट डेटा नहीं है। मतलब कोई मुझे ये मत बोलना कि सर ठीक है ये बताओ कि 10⁻⁻7 हो गया तो हम किस कैटेगरी में उसको बैठा दें। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा। ये एक एवरेज डेटा है जिस डेटा का यूज किया जाता है पता करने के लिए कंडक्टिविटी, सॉरी टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है। एवरेज है, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। फटाफट बताओ, किसी को कोई समस्या है, कोई चीज समझ में नहीं आई तो जल्दी से बोलो, अपन उस पर बात करें, वरना इसको फटाफट से छापो, फिर आगे बढ़ेंगे। कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और पुअर कंडक्टर के बीच का डिफरेंस, इन तीनों में अगर कोई डिफरेंस समझ में नहीं आया, 10⁻30 क्या बोल रहा है आदर्श। अब तू एक बात बता, 10⁻⁻20 जो है वो पुअर कंडक्टर है, तो 10⁻⁻30 कंडक्टिविटी क्या होगा, वो तो उससे भी बेकार है, वो तो और भी पुअर कंडक्टर होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस नहीं है, इंसुलेटर की कैटेगरी में रहेगा। भैया कंडक्टिविटी, जितनी कंडक्टिविटी खराब हो इंसुलेटर रहेगा। लेकिन हाँ ऐसी देखने को नहीं मिलते जिसकी रेंज जो है वो इतनी नीचे हो, ऐसे देखने को नहीं मिलते। देखो 10⁴ को क्या बोलेगा, 10⁴ दोनों में आएगा बाबू, कंडक्टर में भी आएगा, सेमी कंडक्टर में भी आएगा, ठीक है। मैं एक चीज बोला, फिर से क्वेश्चन वहीं पे, सब वहीं से क्वेश्चन उठ के आ रहा है। मैंने बोला ये हार्ड एंड फास्ट डेटा नहीं है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अच्छा इसके बीच में दे दिया बोलेगा बताओ क्या होता है कंडक्टर एक इंसुलेटर। अरे भैया नहीं है ये हार्ड एंड फास्ट डेटा, ये एक एवरेज डेटा है, आइडिया लगाने के लिए डेटा है। और 10⁻7 का एग्जांपल मैंने लेके बोला था आदर्श कि 10⁻7, तुम ये मत पूछना मेरे से कि 10⁻7 हुआ तो किस में रखेंगे, ठीक है। तो ये हार्ड एंड फास्ट डेटा नहीं है, ये एक एवरेज डेटा है जिससे काम चला लेते हैं। कंडक्टिविटी को अप्लाई कहाँ करते हैं केमिस्ट्री में, कंडक्टिविटी का बहुत तगड़ा यूज है यार इस केमिस्ट्री में। जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे एक लॉ आता है जिसको बोलते हैं कोलारुश लॉ। कोलारुश लॉ में बहुत जबरदस्त का इसका यूज है। केमिस्ट्री में कंडक्टिविटी बेस्ड पढ़ते हैं, फिजिक्स में रेजिस्टिविटी बेस्ड पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, सो ये आपके पास कहानी हो गई कंडक्टिविटी और रेजिस्टिव, सॉरी कंडक्टिविटी की, कि कंडक्टिविटी से आप कैसे आइडिया लगाओगे कि कौन सा मटेरियल किस टाइप का है, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, और मेनली सेमीकंडक्टर के बारे में। देखो सेमीकंडक्टर जो है ये आपके फिजिक्स का पूरा डिटेल्स एक चैप्टर है, एक टॉपिक है, एक चैप्टर है। अपने पास केमिस्ट्री में एक छोटा सा टॉपिक है, तो छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है।
जितना इंट्रोडक्शन अपने को रिक्वायर्ड है उतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी इसको फिजिक्स में आप पूरे अच्छे से अच्छे लेवल पे आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा एक चैप्टर ही है, ठीक है। तो चलो फटाफट से बात कर लेते हैं थोड़ा सा कंडक्टर और थोड़ा सा इंसुलेटर के बारे में। चलो, सो बात ये आता है कि भैया कंडक्टर जो है उसके पास कंडक्टिविटी आई कैसे, ठीक है। जस्ट हाँ, जो कंडक्टर है उसके पास कंडक्टिविटी आई कैसे, जो जो सेमी कंडक्टर है उसके पास थोड़ी सी कंडक्टिविटी कैसे आई और इंसुलेटर के पास कंडक्टिविटी नहीं है, ऐसा क्यों है? तो देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि सारे मटेरियल में दो तरह की चीजों को डिफाइन किया गया है, दो तरह के बैंड्स डिफाइन किए गए हैं। इन बैंड्स को बहुत डिटेल्स में नहीं जाना, ना इस पे मैं लिखवा रहा हूँ कुछ भी कि बैंड्स क्या हैं, कैसे हैं, क्या बने हुए हैं, हमको नहीं जानना। लेकिन मैं एक छोटा सा आपको आइडिया देता हूँ कि ये बैंड्स का मतलब होता क्या है, ठीक है। बस थोड़ा सा आइडिया, ध्यान से सुनोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर रट्टा मार के बैठ जाना, ठीक है। एमओटी अगर याद हो, जब हम पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग तो वहां पे एक टर्म यूज किया करते थे, दैट इज एमओटी। लास्ट की जो थियरी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। एमओटी में जो अपने पास एमओटी में जो अपने पास जस्ट हाँ, एमओटी में जो अपने पास ऑर्बिटल्स मिलते थे, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो मिलते थे एमओटी में, ठीक है। एमओटी के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते थे वो होता क्या है कि वो सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आने लगते हैं, और खास करके ये तब होता है जब कोई चीज कंडक्टिविटी दिखाने को तैयार है। सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आने लगते हैं। एक दूसरे के पास आने से होता क्या है, कुछ इस तरह की कहानी बन जाती है, कुछ इस तरह की, इट्स लाइक कि कुछ इस तरह की चीज बन जाती है, ठीक है। सारे ये जो एक एक लाइन बना रहा हूँ, दीज आर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। सारे एक दूसरे के पास आने लगे हैं, ठीक है, जब उनको कंडक्टिविटी दिखानी थी तो। सो जब एक दूसरे के पास आने लगते हैं ना, तो ये जो चीज बनी है इसको देखोगे तो जब पास में आ गए तो एक तरीके का बैंड बन गया। बैंड का मतलब क्या था, कोई चौड़ी सी पट्टी, ठीक है। तो वो एक तरीके का बैंड बन गया, और इसी बैंड को हम बोलते हैं, जब हम कंडक्टिविटी के रिगार्डिंग पढ़ते हैं तो हम इसी बैंड के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज नोन एज वैलेंस बैंड। जो वहां पे बाहर वाला बैंड हुआ करता था, ठीक है, उसको हम बोलते थे वैलेंस बैंड, वहां सॉरी वैलेंस ऑर्बिटल या वैलेंस ऑर्बिट जो बाहर का होता था। और यहाँ पे जो इन सबके मिलने की वजह से जो बना, दैट इज नोन एज वैलेंस बैंड, ठीक है। अब ये जो वैलेंस बैंड है, इसके साथ साथ वहां पे एक और भी तरह का बैंड होता है जिसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या चीज है? देखो, कंडक्शन बैंड का मतलब सिंपल सा इतना हुआ कि एक ऐसा जोन, एक ऐसा एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन को निकाल के भेजना आसान अगर है, तो वो चीज कंडक्टिविटी दिखा देगी। ऐसे समझ लो, कंडक्शन बैंड को तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो एक तरीके से कि कंडक्शन बैंड और आयोनाइजेशन एनर्जी, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड हैं कि कंडक्शन बैंड जो है वो बहुत पास में है अगर वैलेंस बैंड के, तो इसका मतलब है कि वहां आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन को आसानी से वैलेंस बैंड में से बाहर वाले ऑर्बिट से उठा के कंडक्शन में भेजा जा सकता है। अगर कंडक्शन बैंड दूर है तो वहां आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। वहां आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से उठा के कंडक्शन बैंड में भेजना आसान नहीं है। सो कंडक्शन बैंड जो होता है एक पैरेलल टर्म है आयोनाइजेशन एनर्जी का। वो ये बताता है कि अगर इलेक्ट्रॉन उसमें आसानी से आ रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को वहां पे आयोनाइज करना, एटम को आयोनाइज करना आसान है। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं आ रहा उसके अंदर में, मतलब एटम को आयोनाइज करना आसान नहीं है। सो ये दो तरह के बैंड्स का यूज किया गया। समझ में आ गया तो ठीक है, मैं दोबारा अभी रिपीट नहीं करूंगा, जिसको डाउट है वो लास्ट में मेरे से पूछ लेना। सो ये दो तरह के बैंड्स का यूज किया गया। नहीं समझ में आया, सीधे ध्यान रखो, दो तरह के बैंड्स होते हैं। सो दो तरह के बैंड्स का यूज किया गया, दैट इज कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, और इनके थ्रू इनकी कंडक्टिविटी वाले जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन किया गया। कैसे एक्सप्लेन किया गया? सो कहता क्या है कि मेटल के अंदर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे होते हैं, थोड़ा सा, लेकिन ओवरलैप कर रहे होते हैं। इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर में इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा खासा ये गैप होता है, बहुत अच्छा खासा गैप होता है, ठीक है। जिस गैप का नाम है फॉरबिडन जोन, ये अभी लिखवाऊंगा, ये सब अभी लिखवाऊंगा, ठीक है।
और सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में गैप तो होता है, ये वाला जो गैप है ये होता तो है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, लेकिन वो गैप बहुत ही छोटा होता है। सो इन तीन बेसिस पे इन तीनों मटेरियल्स को अलग अलग किया गया। मेटल्स में ओवरलैप्ड, सेमीकंडक्टर में थोड़ा गैप, इंसुलेटर या फिर पुअर कंडक्टर में बहुत बड़ा गैप। इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया गया कि अगर ओवरलैप हो रहा है तो बहुत अच्छा वहां पे कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी। अगर थोड़ा सा वो गैप है तो उतनी अच्छी कंडक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, और अगर बहुत बड़ा गैप है तो कंडक्टिविटी बहुत ही कम देखने को मिलेगी। मतलब इस गैप का नाम रखा गया, इस गैप को बोला गया एनर्जी गैप, दोनों के बीच का। अब एनर्जी गैप जितना ज्यादा, कंडक्टिविटी उतना कम, एनर्जी गैप जितना कम, कंडक्टिविटी उतना ज्यादा। सो मैं यहाँ बगल में एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ, इसको ध्यान देना पॉइंट बना के, ठीक है। बोला गया एनर्जी गैप, पहले तो समझो एनर्जी गैप क्या, तो मैं सबका डेफिनेशन अब लिखते जा रहा हूँ। एनर्जी गैप ये क्या चीज है? सो डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ठीक है। अब बात आता है कि भैया ये दोनों बैंड्स हैं क्या, समझा दिया है। अब डेफिनेशन वाली चीज बस मैं लिख रहा हूँ कि इनका डेफिनेशन क्या है, इनको कैसे आपके लेवल में यूज करना है, ठीक है। सो कंडक्शन बैंड, it is responsible for conductivity in solids, यही जिम्मेदार है सॉलिड्स में कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है। वैलेंस बैंड, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना कि कंडक्शन बैंड क्या होता है, समझा दिया है मैंने पहले से, ठीक है। वैलेंस बैंड, आउटर मोस्ट बैंड present in any atom/molecule, ठीक है। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में जो सबसे बाहर का बैंड है दैट इज नोन एज वैलेंस बैंड, ठीक है। अब इसका कंडक्टिविटी से क्या लेना देना है? तो कंडक्टिविटी से इसका लेना देना ऐसे है कि एनर्जी गैप is inversely proportional to conductivity, ठीक है। एनर्जी गैप जितना ज्यादा होगा कंडक्टिविटी उतने ही कम होगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आ लेते हैं फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के साथ क्या होने वाला है भैया? सो कंडक्टर्स के साथ क्या होता है? कंडक्टर्स, पहला चीज, बोथ बैंड्स ओवरलैप, ठीक है। सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रॉन कैन easily jump from valence to conduction band, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कंडक्टर की है, बस फर्क इतना है कि वो जो गैप है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा,
ठीक है। सो भैया दोनों दोनों जो बैंड है वो ओवरलैप नहीं करते, उनके बीच में थोड़ा बहुत गैप रहता है। ठीक है, गैप बिटवीन बैंड्स, और यही अपने पास काम की चीज है। ऊपर में जितनी कहानी लिखी है वो अपने ज्यादा काम का नहीं है, बस यही इंपॉर्टेंट, यही ध्यान रखना है कि गैप होता है दोनों के बीच में। ठीक है, स्मॉल होता है, बड़ा नहीं होता, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया स्मॉल। ठीक है, दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वीबी, वीबी मतलब वैलेंस बैंड, अब लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, वीबी टू सीबी बाय गेटिंग स्मॉल एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज इंसुलेटर, बिल्कुल उल्टा, इसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है। इंसुलेटर क्या है भैया कहानी, बहुत लार्ज गैप होगा दोनों के बीच में, वेरी लार्ज गैप। ठीक है, एंड सेकेंड वन, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट jump from electron cannot jump from VB to CB or required very high amount of energy, very high amount of energy to sum। ठीक है, मतलब क्या हुआ, या तो जंप नहीं करेगा या बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जंप करने के लिए। अब ये जंप वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा देता हूं, जो अभी बताया वही कहानी है। देखो, अगर बैंड्स दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप रहेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से जा सकता है, मतलब कंडक्टिविटी इज वेरी गुड। अगर दोनों के बीच में गैप है, अब सोचो कि ये बड़ा गैप है, कोई आदमी यहाँ से यहाँ कूदना होगा तो बहुत मुश्किल है कूद पाना। ठीक है, सो इंसुलेटर में क्या होता है ना कि गैप बहुत बड़ा होता है, एनर्जी गैप बहुत बड़ा है, तो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए वैलेंस से कंडक्शन में जाना आसान नहीं है। थोड़ा सा याद करोगे, थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका काम ही है आयोनाइज करना, मतलब कंडक्शन से इलेक्ट्रॉन निकालना। ठीक है, और अगर दोनों के बीच में छोटा गैप है तो ठीक है, थोड़ा चाहिए एनर्जी, बट ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना पॉसिबल है। सो मोटे तौर पे जो आपको ध्यान रखना है, कंडक्शन में ओवरलैप, इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप, सेमीकंडक्टर में थोड़ा गैप, आसानी से जंप नहीं। ठीक है, इंसुलेटर में बहुत बड़ा गैप, बहुत मुश्किल से जंप या जंप ही नहीं। ठीक है, सो यही कहानी है पूरे तरीके से कंडक्टिविटी की। फटाफट से छापो, किसी को समस्या है तो पूछ लो। हाँ जी, शुरू हो जाओ। अनम्यूट करने का परमिशन दे दिया है, किसी को समस्या तो पूछ लो। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल होता है वैष्णवी, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए तो आसानी से जंप कर लेता है। तू सोचना कि बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप करेगा कभी? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है या फ्री इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल्स में इसीलिए तो कंडक्टिविटी हाई है, क्योंकि उनके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर सकते हैं। मेटल्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो एक्चुअल में कैसे वर्क करने लगते हैं, एज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि हम मान के चलते हैं ना कि मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग होता है, बॉन्ड है, मतलब वहां पे क्या है, ऑर्बिटल जो होंगे वो मॉलिक्यूलर जैसा काम करेंगे, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, क्योंकि हम बॉन्ड मान चुके हैं। अब जब बॉन्ड मान चुके हो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो बैंड बनाएगा, बैंड बनाएगा तो कंडक्शन आएगा। ठीक है, बट ये सब फालतू चीज में दिमाग नहीं लगाना, बता दिया बाकी। ठीक है, जितना काम का है उतना लिखो, दैट्स ऑल।
जनरली इंसुलेटर सेमीकंडक्टर का रेशियो क्या होता है? ऐसा कोई रेशियो नहीं है सिद्धांत, ऐसा कोई रेशियो नहीं है कितना गैप होना चाहिए उतना गैप होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब एक चीज सोचो सिद्धांत, एक बात बताओ मेरे को, 500 मीटर का अगर मान लो कहीं ऐसा हुआ कि दो ब्रिज है, दो ब्रिज के बीच में 500 मीटर का गैप है, तो इधर से उधर कोई जंप कर पाएगा नहीं? 500 मीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा वो 5 लाख मीटर होगा तो कर पाएगा? तो भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कैसे तुम रेशियो बताओगे? कितने कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा 4 मीटर तक, 3 मीटर तक, 2 मीटर तक, यही बोलोगे। तो कोई रेशियो तो फिर यहाँ नहीं बना ना। 500 में भी नहीं कर रहा है, 5 लाख में भी नहीं कर रहा है, और 0.1 मीटर में भी अगर गैप है तो कर जा रहा है, और 1 मीटर तक का भी गैप है तो कर जा रहा है, 0.01 मीटर का भी गैप है तो कर जा रहा है, तो रेशियो कैसे आएगा? ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है ना कि फिक्स्ड डेटा कि नहीं यही डेटा है। तो एक सुपर कंडक्टर और कंडक्टर में क्या डिफरेंस है? क्या बात है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि सुपर कंडक्टर कंडक्टर में क्या डिफरेंस है। अरे इस बताओ क्या डिफरेंस होना चाहिए? ऑडियो ऑन करो तो। सर बोलो। एक सुपर कंडक्टर क्या कहते हैं, इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, मतलब कि जैसे मरकरी हो गया -4 डिग्री पे, तो शायद ठीक है, वो उसको रेजिस्टेंस नहीं होता है, और वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि क्या लगता है मतलब सुपर कंडक्टर और कंडक्टर में फिर डिफरेंस क्या आ जाएगा? मतलब यहाँ इसके थ्रू क्या डिफरेंस बता सकते हो? देखो, एक डिफरेंस समझो इस चीज में। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली पुरानी थियरी है। ठीक है, काफी पुरानी थियरी है, इस बात कनेक्टिविटी में बहुत सारे थियरीज बदले हुए भी हैं, बट एक चीज वो मोटे मोटे समझाता हूँ। जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड सेम हो जाए पूरे तरीके से, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई फर्क ही नहीं रहा, दोनों एक ही हो चुके हैं, तो उस कंडीशन बोल सकते हो कि वो जो चीज है उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई है। और किसी चीज की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होने का मतलब है वो धीरे धीरे सुपर कंडक्टर के पास पहुंच रहा है। ठीक है, देखो ये वाला जो ओवरलैप का एरिया है ये इतना ही नहीं रहा है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ना बहुत एकदम एक तरीके से मान लो कि कॉपी पेस्ट हो गए हैं। सो उस कंडीशन में क्या हुआ ना कि इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है? वो लगभग लगभग क्या है, एक तरीके से लगभग लगभग एक तरीके से सुपर कंडक्टर के पास पहुंच जाएगा। डन है? ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर कॉपी पेस्ट हो जाना, दैट इज ओवरलैप होना। ठीक है, डन है? चलो, यस सर। ठीक है, सो ये अपने पास कहानी हो गई कंडक्टिविटी के रिगार्डिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं, अच्छा अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग कि भैया सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है, बट कंडक्टिविटी उनकी कैसी आती है तो बात कर चुके हैं। सेमीकंडक्टर्स में थोड़े एग्जाम्पल और थोड़ा उसके बारे में थोड़ा और चीजें, एक दो टर्म्स हैं जिस टर्म से क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है, बोर्ड्स में पूछा जाता है, जेई वेई में नहीं पूछा जाता, बोर्ड्स में पूछा गया है। ठीक है, जेई में अगर पूछा जाता है तो वो आपके पास फिजिक्स के सेक्शन में आता है, केमिस्ट्री में नहीं आता। ठीक है, तो थोड़ा सा सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर का एक दो एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बोल सकते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स हैं। अच्छा सिलिकॉन, जर्मेनियम, ओह लास्ट लाइन बचा हुआ है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ लिख लो, लिख लो लास्ट लाइन। चलो हो गया, छाप लिए लास्ट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सो सेमीकंडक्टर के कुछ एग्जांपल हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, अब सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है ना कि कहाँ यूज होते हैं भैया, कहाँ सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आप देखते हो जितने भी हो
फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, चार्जर, जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आपको पता है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब कहानी ये है कि ठीक है यार, सिलिकॉन जर्मेनियम तो है, लेकिन सिलिकॉन जर्मेनियम एक एक एलिमेंट हुआ। उस एलिमेंट की जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, एक फिक्स्ड वैल्यू होगी एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बदलेगा तो कंडक्टिविटी बदल जाएगी, बट किसी भी टेम्परेचर पे जो होगी वो उसकी वो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी कंडक्टिविटी की। और अगर हम मान लो कि मुझे फोन में यूज करना है, मुझे लैपटॉप में, मुझे कंप्यूटर बनाना है, तो हर जगह हर केस में सेम कंडक्टिविटी से अपना काम नहीं चलेगा, हमको अलग अलग लेवल की कंडक्टिविटी चाहिए थी ताकि हम उसको अलग अलग तरीके से यूज कर पाए। सो इसके लिए किया क्या गया, इन सेमीकंडक्टर के साथ, इन सेमीकंडक्टर के जीवन में जहर घोला गया। ठीक है, और उस जहर से हम लोगों ने अपना काम निकाल लिया। क्या किया गया, इनको डोप किया गया। डोप का मतलब समझते हो क्या होता है? सुने हो ना, डोप टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, जितने भी मतलब एथलीट्स जाते हैं या जितने प्लेयर्स होते हैं उनका डोप टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, सो इनके साथ डोपिंग की गई और डोपिंग करके इनके एफिशिएंसी को ऐसे कह लो कि इम्प्रूव किया गया और अपना जो रिक्वायर्ड था वो चीज निकाला गया, क्योंकि पहले से तो इनकी कनेक्टिविटी क्या थी, फिक्स थी। ठीक है, सो इनके साथ किया क्या गया, एक प्रोसीजर किया गया दैट इज नोन एज डोपिंग। ठीक है, सो डोपिंग चीज क्या है, तो इस चीज को जरा देखते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपके पास फिजिक्स में भी आएगा। ठीक है, और इस पे हो सकता है बोर्ड सोर्स में क्वेश्चन पूछ दे। तो डोपिंग एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू सेमीकंडक्टर में हम किसी बाहरी चीज को, किसी बाहरी मटेरियल को डालते हैं, किसी दूसरे मटेरियल को डालते हैं। जैसे सिलिकॉन में कुछ और चीज डाला जाएगा, कुछ भी हो सकता है डालने वाला फिलहाल के लिए। सो कुछ चीज डाल के उसकी कंडक्टिविटी को हम अपने हिसाब से चेंज कर लिए, मेनली बढ़ाते हैं। सो हमने अपने हिसाब से उसको चेंज कर लिया और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। ठीक है, सो डोपिंग है क्या, प्रोसेस ऑफ एडिंग some materials like arsenic, boron, phosphorus, etc. to increase efficiency of semiconductor। ठीक है, सेमीकंडक्टर के एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल को उसमें ऐड कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। अब मेनली जो अपने सिलेबस में डोपिंग है वो दो तरह के डोपिंग के बारे में हमको पढ़ना है। जैसे हमने मटेरियल को यूज किया तो दो तरह के हमको डोपिंग के बारे में पढ़ना है, और उस डोपिंग से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो बोला क्या गया, इस चीज को ध्यान से सुनना। बोला गया कि अगर आपने सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन मान लो ले लिया, सिलिकॉन में अगर आपने कोई ऐसे मटेरियल को डाला जो कि 13th ग्रुप से बिलोंग करता हो, बेसिकली कोई ऐसे एलिमेंट को ऐड कर दिया जो 13th ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उस सेमीकंडक्टर का नाम रहेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आपने सिलिकॉन में या जर्मेनियम में अगर आपने किसी ऐसे एलिमेंट को ऐड कर दिया जो 15th ग्रुप से बिलोंग करता है, जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, अगर इनको ऐड कर दिया तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा उस सेमीकंडक्टर का नाम रहेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो दो तरह के डोपिंग के बाद दो तरह के हमको सेमीकंडक्टर्स देखने को मिले, दैट इज पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अब जरा इन दोनों के बारे में अपन बात कर चुके, तो इन दोनों को लिखते हैं। ठीक है, after doping two types of semiconductors, SC मतलब सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, are
formed। ठीक है, अब वो दो टाइप कौन कौन से हैं? ठीक है, सो पहला है दैट इज पी टाइप और दूसरा है दैट इज एन टाइप। ठीक है, अब दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है उन डिफरेंसेस पे बात कर लेते हैं कि पी टाइप और एन टाइप के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलो, दिस वन इज पी टाइप। चैट बॉक्स सर। रुक जा, अभी बता रहा हूं ना, पी टाइप एन टाइप। ठीक है, चलो, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब हुआ वो सेमीकंडक्टर जिसमें पहले वाले ग्रुप के किसी एलिमेंट को ऐड किया गया। ठीक है, सो एलिमेंट ऑफ 13th ग्रुप इज एडेड। ठीक है, इसमें क्या है? एलिमेंट ऑफ, सेम कहानी, एलिमेंट ऑफ, ठीक है, तो इसलिए मैं ये जगह छोड़ दे रहा हूं, 15th ग्रुप इज एडेड, ग्रुप इज एडेड। ठीक है, सेकेंड थिंग, इस पे मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा, बस आपको ध्यान रखना है, ये फिजिक्स में आप डिटेल्स में पढ़ोगे। ठीक है, अपने को केमिस्ट्री में इस पे बात ज्यादा नहीं करना है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी जो आती है वो होल्स के वजह से आती है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आती है। कैसे है क्या है अपने को डिस्कस नहीं करना, डीएसएस होगा, कभी पूछोगे तो बता दूंगा, बट अभी कोई डिस्कशन नहीं है। ठीक है, सो कंडक्टिविटी ड्यू टू होल्स। ठीक है, इसमें कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, थर्ड है कौन कौन से एलिमेंट ऐड होते हैं इसमें? एलिमेंट्स लाइक बोरोन, गैलियम एक्सेट्रा, इनको ऐड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स ऐड होते हैं? एडेड, ये लिखना भूल गया, एडेड 13th ग्रुप वाले यही है। ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? आर्सेनिक, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये आपके पास कहानी हो गई पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की। ठीक है, अब एक चीज है जो इसको याद करने के लिए आप सोच सकते हो, एक शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। देखो, सिलिकॉन 14th ग्रुप का है, मेटलॉइड जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है, मेटलॉइड्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेटलॉइड्स को हम बोलते थे भैया ना पूरा मेटल है ना पूरा नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इज लाइक इंसुलेटर, मेटल इज लाइक कंडक्टर, मेटलॉइड इज लाइक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सिलिकॉन जो है सेम सेमीकंडक्टर है। अब वो जो 14th ग्रुप है उससे प्रीवियस वाला ग्रुप का मिला दिया तो पी टाइप, उसके नेक्स्ट वाले को मिला दिया तो एन टाइप। याद करने में कोई समस्या नहीं है। 14th ग्रुप से प्रीवियस वाले को मिला दिया तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, 14th वाले से सेकंड 15th वाले को मिला दिया तो एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस तरीके से दोनों सेमीकंडक्टर अपने पास तैयार हैं। सो ये आपके पास कहानी हो गई रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं नहीं होते हैं। ठीक है, अब फटाफट से इसको नोट डाउन करो। और क्या बोल रहा है? एक मिनट को, पी एन एन ही क्यों लॉजिक? कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे आदर्श। ठीक है, बट ये शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रख सकते हो, कोई रीजन नहीं है पी और एन का कि प्रीवियस और नेक्स्ट, ये बस बताने का एक तरीका है, ये कोई ये नहीं है, कोई रूल वूल नहीं है। ठीक है, और कल्याणी बोलिए मटेरियल के किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे डोपिंग करते हैं? लाइक एएस की किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे? एएस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, उसके बेसिस पे डोपिंग करते हैं। बोरोन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, उसके बेसिस पे डोपिंग करते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कम है तो वो होल बनाएगा, आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी दिखाएगा। बस इतना ही, और कोई समस्या किसी को?
सर पी टाइप में सेकंड पॉइंट फिर से समझा दीजिए ना। पी टाइप में सेकंड पॉइंट, पी टाइप में जो कंडक्टिविटी का रीजन है दैट इज अ होल्स, ठीक है, जो उसमें होल्स बनते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसमें कम है, सो उस कम इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां होल क्रिएट होता है, तो उसके वजह से उसमें कंडक्टिविटी आती है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आती है, तो डैश डैश लिखा है मींस कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, और उधर में है कंडक्टिविटी ड्यू टू होल्स। चलेगा? यस सर। हाँ, बस ध्यान रखना, एक में होल एक में इलेक्ट्रॉन। बहुत जगह बुक्स में देखोगे तो एक में लिखेगा पॉजिटिव ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और एक में लिखेगा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। होल्स कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव चार्ज एंटिटी एंड इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज नेगेटिव चार्ज। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम तो प्रोटॉन पढ़े थे पॉजिटिव चार्ज, होल्स कहाँ से आ गए? फिजिक्स में इस पे कोई चर्चा नहीं, फिजिक्स वाले आपको पढ़ाएंगे कि होल्स और प्रोटॉन में क्या रिलेशन है। ठीक है, छापो फटाफट से इसको। सर बोल सकते हैं कि पी टाइप इज जनरली ऑब्जर्व करेगा करंट को, एन टाइप ट्रांसफर करेगा, कह सकते हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को बोलो, इलेक्ट्रॉन को बोलो कि इलेक्ट्रॉन, हाँ करंट बोल लो, ठीक है चलेगा, करंट भी चलेगा, ठीक है, लेकिन मेनली इलेक्ट्रॉन के। पी टाइप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एब्जॉर्व करता है, अपनी तरफ खींचता है, और एन टाइप जो होता है वो अपनी तरफ से भेजता है, ठीक है, थ्रो करता है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन को एन टाइप थ्रोइंग और पी टाइप जो है वो अट्रैक्शन। छाप लिए? चलो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी भी होता है फिर, चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बिल्कुल होता है बाबू। देखो पॉजिटिव चार्ज, मैंने क्या बोला, होल्स कैन बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, ठीक है। इधर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ठीक है, थोड़ा संयम रख लो, काहे इतना परेशान होना, पढ़ोगे विस्तृत में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है भैया, इसके यूजेस क्या है सेमीकंडक्टर के? तो देखो यार, इसके यूजेस फालतू से हैं, ठीक है, आपको पता है इसके यूज क्या कहाँ कहाँ है। जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, ठीक है, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आपके पास हैं आप नाम लिख सकते हो, ठीक है, फोन, मोबाइल लिखो बेसिकली, अबे और जो जो लिखना है लिख सकते हो। उसके बाद कुछ कुछ और भी डिवाइसेज है जिसमें इन सेमीकंडक्टर्स का यूज किया जाता है, जैसे डायोड्स, ठीक है, डायोड्स में यूज किया जाता है, सोलर पैनल में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सो बहुत तरह के डिवाइसेज है जिनमें इन सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलो फटाफट से छापो और फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जल्दी छापो इसको पूरा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक बल्ब में, हाँ बिल्कुल, अगर वो आपके पास मतलब किसी भी तरीके से वो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेट करता है, अगर इलेक्ट्रिक बल्ब, तो डेफिनेटली पुराने वाले येलो वाले में नहीं यूज होता है, पुराने जो येलो वाले होते थे उसमें इसका यूज नहीं है। लेकिन हाँ, आज के टाइम में देखोगे जितने भी CFLs वगैरह होते हैं उसमें देखोगे छोटा सा सर्किट होता है, और जिसमें भी सर्किट वर्किट है उसमें डायोड क्या होता है। कभी घर में इन्वर्टर फिट होते हुए देखा है वैष्णवी? इन्वर्टर जब फिट होता है ना, तो देखा होगा बेटा, एक इतना छोटा छोटा सा, मतलब ऐसे समझ लो रजिस्टर्स जो होते हैं ना, रजिस्टर्स के टाइप के इतने छोटे छोटे से, जिसमें मतलब ऐसे इस टाइप के एकदम इतना छोटा छोटा सा होता है, 2 टर्मिनल निकला होता है, ब्लैक कलर का नॉर्मली रहता है, डिपेंड्स कि वो जैसा डायोड है उसके अकॉर्डिंग रहता है। सो उस तरह के सेटअप्स होते हैं, उनको बोलते हैं डायोड्स। अब वो डायोड्स का फंक्शन क्या है उसको बताने के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब जैसे कुछ कुछ डायोड्स के फंक्शन हम समझाता हूँ, जैसे एक तरीके से एक और
ब्लू वाली लाइट जो होती है, जो छोटी में वाली ब्लू वाली लाइट होती है ना, जो छोटी सी, इसमें 2 निकले होते हैं, वायर्स निकले होते हैं, और टॉर्च वॉर्च में यूज करते हैं, जो छोटे छोटे टॉर्च होते हैं उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। सो वो भी एक तरीके का डायोड है, ठीक है। अब वो उसका एग्जैक्ट फंक्शनिंग कैसे है वो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा कि वो वर्क कैसे करता है। जितने आप जैसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज लेते हो उसमें जो छोटे छोटे जो जिसको किट्स टाइप के होते हैं ना, उसमें मैक्सिमम जो होते हैं वो ऐसे डायोड जैसे वर्क कर रहे होते हैं। अब ये इस तरह का एक ऐसा सेटअप है, मोटे तौर पे समझ लो, एक ऐसा सेटअप है जो कुछ कंडीशन में करंट को जाने को अलाउ करेगा, कुछ कंडीशन में करंट को जाने को अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसी वाली कहानी है। उसी वजह से इन्वर्टर्स वगैरह का जब कनेक्शन दिया जाता है तो इसका यूज किया जाता है कि कुछ कंडीशन में वो अलाउ कर देगा, कुछ कंडीशन में अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आदर्श, जिसमें बैटरी कंडक्ट करते हैं, जो छोटे छोटे से बल्ब टाइप होते हैं, वो भी एक तरीके से डायोड जैसा ही वर्क करते हैं, ठीक है। हालांकि परफेक्टली वो डायोड नहीं है, मतलब जो बल्ब होते हैं उसमें कुछ सोलर वाले आते हैं जिसपे सोलर लाइट पड़ती है तो जाके वो क्या करते हैं, वर्क करने लगते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। सो वो मेनली होते हैं जो एक्चुअल में डायोड जैसा काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बट ठीक है, अभी परेशान नहीं हो, इसको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा बहुत डिटेल्स में, जेनर डायोड और ये सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। सर वो बोल सेमी कंडक्टर होता है, मतलब कि वो जब वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, मतलब वो उस फंक्शन पे उस टाइम पे अकॉर्डिंग उस सिचुएशन के। हाँ बट वो जस्ट लाइक अ बल्ब टाइप का है क्या, कि मतलब कि वो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो फिर वो ग्लो करेगा, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, देख ऐसे समझ ले, मान ले, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो ये कैप है, ठीक है, इस कैप में मैंने 2 टर्मिनल लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि मान लो इसको एक ऐसे कंडीशन में डाल दिया कि जैसे इसमें मान लो कि सनलाइट, अच्छा एक गाड़ी देखो, ऐसा एक देखे होगे कि कुछ कुछ ऐसे खिलौने वगैरह खरीदने जब जाते हो तो देखे होगे कि आपके पास ऐसा सिस्टम होता है कि यार जैसे हमने क्या किया, सबसे यार ये मैं कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ, सबसे अच्छी चीज, फोन्स में सेंसर होते हैं, कान के पास लगाते हैं, वैष्णवी ऑडियो ऑन कर, कान के पास लगाते हैं, लाइट ऑफ हो जाता है इसका। यस सर। ये जो यहाँ पे सेंसर है उसको ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पे हाथ लगाओगे ना तो कहीं पे वो सेंसर वाले भाई, मतलब फोन उठा, ठीक है। तो यहाँ जो सेंसर है ना, यहाँ पे हाथ लगाओगे तो कहीं आपको वो सेंसर वाली चीज फील होगी कि वहां हाथ लगा रहे हो तो गायब हो जा रहा है, फिर आ जा रहा है। अब वो देखो वो सेंसर करता क्या है, उस सेंसर का सीन ऐसा है कि वो कुछ इस तरह का सेटअप है, मान लो ये वाली जो चीज है कुछ इस तरह का सेटअप है कि इसके ऊपर जब तक लाइट पड़ रहा है तब तक ये अंदर से अपने करंट जाने को अलाउ कर रहा है कि तुम करंट भाई तुम चले जाओ, लाइट तुम्हारी जल रही है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर तुमने अपना हाथ लगाया, इसके ऊपर लाइट आना क्या हो गया, बंद आ गया। यस सर। जैसे इसके ऊपर लाइट आना बंद हो गया, इसने अपने फंक्शन को रोक दिया, बोलेगा अब मैं करंट अपने अंदर से नहीं जाने दूंगा। करंट इसके अंदर से जाना बंद हो गया, डिस्प्ले से उस करंट को कनेक्ट किया गया था, जैसे करंट जाना बंद हो गया डिस्प्ले ऑफ हो गया। सर बोल। सर रात में भी तो हाथ दूर रहता है तो ऑन रहता है, और फिर हाथ लगा देते हैं। अरे बाबू मेरे, रात में तो देख वो जो तेरे पास सेंसर है ना, वो मोशन को देख वो करता क्या है। अगर मान ले तेरे पास कंटिन्यूअसली लाइट नहीं है, समझ ठीक गया है, सर, समझ गया। तो वो चेंज को ऑब्जर्व करेगा कि वहां चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अगर उसको चेंज ऑब्जर्व हो जाएगा वो अपने को बंद कर देगा, ठीक है। तो वो चेंज पे वर्क करता है। अब डिपेंड करता है कि तुम किस तरह के सेंसर पे, कुछ सेंसर ऐसे होते हैं जो साउंड सेंसर होते हैं, कुछ सेंसर ऐसे होते हैं जो लाइट पे वर्क कर रहे होते हैं। सो इस तरह के जो सेटअप्स होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, डायोड्स होते हैं, ठीक है। चलो बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, इस चैप्टर को आज द एंड कर देना है और लास्ट में जो जो और समस्या पूछना है। डन है वैष्णवी, थोड़ा आइडिया तो लग गया ना क्या होता है। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, और किस तरह से सेमीकंडक्टर, थोड़े कंडक्टर थोड़े इंसुलेटर होते हैं। चलो सो ये आपके पास कहानी हो गई सेमीकंडक्टर की, ठीक है। अब अपन आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है भैया। सो देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अब ये चीज आपने फिजिक्स में पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल अगर बैठा था तो वो इलेक्ट्रोस्टैट बन गया, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ चुके हो, बैठा था तब तक। लेकिन अगर उसने चलना शुरू कर दिया, अगर मूवमेंट आ गया तो फिर वो मैग्नेट जैसा काम करने लगेगा। ये तो पढ़े हो, स्टैटिक चार्ज है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, मूविंग चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो उस पर नहीं जा रहा। मूविंग चार्ज है तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है अभी अपने केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड पे मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, ठीक है। सो मूविंग चार्ज की वजह से हमें मैग्नेटिक मिल रहा है और स्टैटिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक मिल रहा है, मोटे तौर पे हमको ये पता है, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे पास जो भी हम एटम लेते हैं उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है,
चूंकि उसके पास मूवमेंट है तो मूवमेंट की वजह से हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, मतलब मूविंग चार्ज है। मूविंग चार्ज है तो उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है मतलब वहां पे हमें क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड हमें इलेक्ट्रॉन के वजह से मिलता है अलग अलग मटेरियल में, अलग अलग सॉलिड्स में, वो बहुत अलग अलग तरीके का हो सकता है, बहुत अलग अलग तरीके के पॉसिबिलिटीज हैं। रीजन, मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रॉन का घूमना। कौन सा घूमना, ऐसे घूमना, रोटेशन सॉरी रिवॉल्यूशन, और अपने अपने एक्सिस पे भी घूमना, दैट इज रोटेशन। सो दो तरह के मोशन है, इन दोनों के वजह से वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो जाता है। अब वो इफेक्ट कितने तरह का हो सकता है, सो मेनली वो इफेक्ट जो अपने को पढ़ना है वो 5 तरह के इफेक्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट है, 2 फर्जी है, कभी काम नहीं आता, ठीक है। सो 3 कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और किसके किसके बारे में हमको जानना है, तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पे। सबसे पहला इसको बोलते थे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकता है। अब पैरामैग्नेटिक मैंने पहले भी पढ़ाया है, याद करोगे तो केमिकल बॉन्डिंग में एक फॉर्मूला पढ़ा करते थे, √n(n+2) बोर मैग्नेटॉन, जहां से निकला करता था कि भैया किसी भी मटेरियल के पास मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। गलती से थोड़ा याद आएगा तो याद करना, ठीक है, याद है, चलो बढ़िया, सुन के अच्छा लगा मेरे को, ठीक है। √n, हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को डाल के निकालते थे, ठीक है। चलो, सो कोई भी चीज पैरामैग्नेटिक आते ही दिमाग में आता है, अच्छा ये वो चीज है जो मेटल से, सॉरी ये वो चीज है जो मैग्नेट से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। सो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा था, दैट इज नोन एज पैरामैग्नेटिक। n+2 होता था, ठीक है। चलो ओके, सॉरी माय बैड, 2 नहीं 1 गलती से निकल गया, ठीक है। चलो डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक क्या चीज है, डायमैग्नेटिक उन सब्सटेंस को बोलते हैं, हाँ ठीक है, डायमैग्नेटिक उन सब्सटेंस को बोलते हैं जिन सब्सटेंस में अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। जिसको आप मैग्नेट के पास लेके जाइएगा तो उसमें अट्रैक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। जो मैग्नेट से किसी भी तरीके से कोई, मतलब ऐसे बोलो कि मैग्नेट को रिस्पॉन्ड नहीं करता। लेकिन ऐसा है ना डायमैग्नेटिक के साथ में कि वो रिस्पॉन्ड तो नहीं करता, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक अपोजिट कहानी होती है, वो थोड़ा सा उससे रिपेल भी होता है, ठीक है। सो पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होने वाला, डायमैग्नेटिक जो थोड़ा सा रिपेल होता है। फेरोमैग्नेटिक क्या है, तो देखो फेरोमैग्नेटिक इज लाइक वो सब्सटेंस जो मैग्नेट में अट्रैक्ट होता है, लेकिन भयानक अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होता है सिर्फ इतना नहीं, भयानक अट्रैक्ट होता है, मतलब बहुत तगड़े तरीके से अट्रैक्ट होता है। जैसे आयरन ले लो, कोबाल्ट ले लो, ठीक है, निकल ले लो, इनको अगर मैग्नेट के पास लेके गए तो मतलब जाकर जोर से चिपक जाएंगे। सो इस तरह के सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक। एंटीफेरो और फेरी मैग्नेटिक फर्जी है, थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस अपन करेंगे, बट ये तीनों की कहानी आई गेस थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा कि ये तीनों कैसे होते हैं। अब हमको इन तीनों में जो इंपॉर्टेंट चीज समझनी है वो ध्यान दो। हमें तीनों में जानना क्या है, तो हमें तीनों में एक चीज जो जाननी है वो है इनके डोमेन का ओरिएंटेशन। मोटे तौर पे समझ लो, डोमेन का ओरिएंटेशन इज लाइक क्या चीज। डोमेन को ऐसे समझ के रखो कि ये एक मैग्नेटिक मोमेंट जो था वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसको दिखाने का जो तरीका है, जो दिखाने के लिए जो वेक्टर का इस्तेमाल किया गया, दैट इज डोमेन। ज्यादा माथा पे जोर नहीं देना, बस इतना समझ लो कि मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। उस वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने के लिए एक वेक्टर का यूज किया गया, एरो का यूज किया गया, उस एरो को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है। अब वो डोमेन कैसे यहाँ वर्क करता है उस पर बात करते हैं, ठीक है। चलो देखो कहानी कैसी है। कहते हैं कि अगर डायमैग्नेटिक हुआ तो थोड़ा रिपल्सन होगा, हमको पता है, और इसके जो डोमेन है वो डोमेन किस तरीके से अरेंज होंगे, सो उसके डोमेन जो है ना वो बिल्कुल ऐसे अरेंज होगा। देखो ध्यान दो, इसके डोमेन को जरा ध्यान देना, ये कुछ नहीं, ये वेक्टर है मैग्नेटिक मोमेंट का। मैग्नेटिक मोमेंट आपको नहीं पता, बाद में पढ़ोगे कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, बट फिलहाल के समझ लो कुछ तो होता है जिसकी वजह से मैग्नेट काम करता है, ठीक है। सो बोलता क्या है कि इसमें मैग्नेटिक मोमेंट के जो वेक्टर्स हैं वो बराबर बराबर, जैसे एक ऊपर तो एक नीचे, 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 इस तरीके से अरेंज रहता है। इसका रिजल्ट क्या आता है कि टोटल वेक्टर सम कितना आ गया, 0 आ गया। टोटल यहाँ वेक्टर सम क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन 0 आने के बावजूद भी
इसके पास थोड़ी सी एक अपोजिट नेचर वाली क्वांटिटी होती है, वो कुछ ऐसी होती है कि मैग्नेट के पास जब आता है, नहीं जाना इतने डिटेल्स में, बस बता दे रहा हूं कि जब मैग्नेट के पास जब ये आता है तो इसमें से कुछ वेक्टर जो होते हैं ये अपोजिट अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, और जिस वजह से वो हल्का सा रिपल्सन दिखाता है। हमको बस केमिस्ट्री में इतना ही जानना है कि भैया ये रिपल्सन हल्का दिखाता है, दैट्स ऑल, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं पैरामैग्नेटिक के बारे में। तो पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कि ये जो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स ना रैंडमली अरेंज्ड हैं, और अगर रैंडमली अरेंज्ड हैं तो होगा क्या वहां पे कि इन सबको सम करोगे तो कुछ तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, और जो कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उसके वजह से इनमें अट्रैक्शन दिखेगा, क्योंकि कुछ तो मैग्नेटिक मोमेंट है और थोड़ा सा भी है तो अट्रैक्शन है, ठीक है। फेर्रोमैग्नेटिक क्या है कि इनके जो डोमेन्स हैं वो डोमेन्स बिल्कुल प्रॉपर अरेंज्ड है, बिल्कुल अच्छे से अरेंज्ड है, एकदम एक लाइन से अरेंज्ड है, और जब वो एक लाइन से अरेंज्ड है तो इसकी कहानी ऐसी है कि भैया इसमें जो वेक्टर सम करोगे तो ये वेक्टर सम बहुत ज्यादा आएगा। हमको दिख रहा है इन सभी वेक्टर्स को जोड़ दोगे तो ये बहुत ज्यादा आएगा। क्यूरी पॉइंट आपको नहीं पढ़ना, इसको मैं उड़ा दे रहा हूँ ना, फिजिक्स में कहीं तो गया, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है। सो इनके डोमेन्स जो है वो प्रॉपर अरेंज्ड हैं, जिसको वेक्टर सम करने पे अच्छा खासा हमें बड़ा वेक्टर मिल जाएगा, मतलब हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी खासी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या कहानी है, बिल्कुल पहले वाला याद करो, डायमैग्नेटिक टाइप। डायमैग्नेटिक टाइप में बाद में थोड़ा सा फर्क पड़ता था। एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक की कहानी ऐसी है कि इसमें जो वेक्टर्स हैं वो अरेंज तो हैं लेकिन एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे, तो टोटल यहाँ वेक्टर सम क्या हो गया, 0 हो गया, लड्डू हो गया, ठीक है। यहाँ टोटल वेक्टर सम लड्डू हो गया, लड्डू हो गया तो भैया ये मैग्नेट से अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा। पैरामैग्नेटिक दिखाता क्योंकि कुछ तो वेक्टर सम आता, पैरामैग्नेटिक दिखाएगा क्योंकि कुछ तो वेक्टर सम यहाँ पे आएगा, इसमें तो बहुत ज्यादा वेक्टर सम आएगा, इसको करेंगे तो बहुत अच्छा खासा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ वेक्टर सम क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। और सबसे लास्ट में अपने पास है फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक कहता है कि भैया देखो कुछ जो है, ध्यान से देखो, कुछ जो है वो पैरेलल अरेंज है, कुछ जो है वो एंटी पैरेलल है, लेकिन इनका नंबर अनइक्वल है। मतलब कहानी कैसी है एंटी फेरोमैग्नेटिक की, कि एंटी फेरोमैग्नेटिक जो है, सॉरी ये फेरी मैग्नेटिक जो है वो फेरी मैग्नेटिक ये वाली चीज है, कहाँ गया, सॉरी रुको यार, इसको बढ़िया से बनाने दो। देखो ऐसी कहानी है, इस वाले को उड़ा दे रहा हूँ, ये अपने काम का नहीं है, इस वाले को उड़ाओ, 4 ही इसमें दिया हुआ है, मैं पहले से बना दिया तो। हाँ देखो इसकी कहानी कैसी है, तो इसकी कहानी कुछ इस तरीके से मान लो कि एक ऊपर ऐसे गया, एक ऊपर गया, एक ऊपर गया, फिर एक नीचे आ गया, ठीक है, फिर ये एक ऊपर गया, फिर 2 नीचे आ गए, ठीक है। सो ये पैरेलल तो अरेंज्ड है, मतलब ऐसा नहीं कि रैंडमली अरेंज्ड है, कहीं भी पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है, कहीं भी पड़ा हुआ है किसी भी डायरेक्शन में जैसे पैरामैग्नेटिक में था, ऐसा नहीं है। अरेंज एकदम सीधे सीधे है, लेकिन क्या है ना कि कुछ ऊपर कुछ नीचे, लेकिन बराबर नहीं है। इसमें क्या था, ऊपर और नीचे वाले बराबर थे, पैरेलल था, ऊपर और नीचे वाले बराबर थे, ठीक है। इस वाले में कहानी क्या है कि सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में है। इन तीनों में एक चीज गौर फरमाना, सब में FER वर्ड यूज किया गया है, फेरो या फेर्री। कहीं भी FER यूज हो रहा है तो ये चीज दिमाग में सेट कर लो कि रैंडमनेस नहीं रहेगा, हमेशा वो या तो सीधा या तो उल्टा जैसे अरेंज होगा, लेकिन रैंडमली वो अरेंज नहीं हो सकता है। फेर्रो में सारे ऊपर या सारे नीचे होंगे, अगर फेरो हुआ तो, एंटी फेरो हुआ तो, एंटी फेरो में कहानी कैसी, जितने ऊपर उतने ही नीचे, कैंसिल हो गया। फेर्री में कहानी है कुछ ऊपर कुछ नीचे, बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो कुछ वेक्टर समाएगा, कुछ वेक्टर समाएगा तो भैया कुछ वेक्टर समाने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अट्रैक्शन दिखाएगा। और कैसा अट्रैक्शन होगा, तो वीकली अट्रैक्ट होगा, क्योंकि कुछ ही वेक्टर समा रहा है, थोड़ा ही वेक्टर समाएगा, ठीक है। तो इसके वजह से वीकली अट्रैक्ट होगा, वीकली अट्रैक्ट होगा, काम खत्म। अगर वीकली अट्रैक्ट होगा तो अपने पास हम अगर मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो थोड़ा अट्रैक्शन दिखाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे Fe3O4 है, MgFe2O4, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है रट्टा मार है पोर्शन,
ध्यान रखना है कि किसकी कहानी कैसी है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इनके नहीं जाना है, कौन कैसे वर्क करता है नहीं करता है, बस जो इनके बेसिक प्रॉपर्टी है उसको ध्यान पकड़ के रखना है कि कौन अट्रैक्ट होता है नहीं होता है, किसमें डोमेन कैसे अरेंज है। खास करके डोमेन वाली जो क्वांटिटी है, सो जो डोमेन वाली जो क्वालिटी वो इसमें और इसमें, इन तीनों का सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इन तीनों में कैसे डोमेन अरेंज है, और किसी में डोमेन के लिए भी पूछा नहीं जाता है। फटाफट से इसको लिख लो, सबको टेबल मत बनाना। डायमैग्नेटिक, प्रॉपर्टी, डोमेन, एग्जाम्पल, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, हटा दो एप्लीकेशन, बस यहाँ एग्जाम्पल तक लिख लो, शुरू हो जाओ। और जिसको इसको समस्या है पूछ लो, बहुत डिटेल्स में नहीं जाना, इससे परेशान नहीं होना इसमें। बोलो फटाफट से, बस सीधे याद रखो कौन दिखाता है कौन नहीं दिखाता और उनके डोमेन्स कैसे होते हैं। अरे अभी थोड़ी देर पहले तक क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे, तभी गायब हो गया सारे के सारे। अच्छा लिख रहे हो इसलिए, ठीक है लिख लो। डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंस है बेटा जिसमें थोड़ी सी जो थोड़ा सा रिपल्सन दिखाता है। मैग्नेट के कांटेक्ट में आएगा तो थोड़ा सा वो रिपल्सन दिखाएगा। ठीक है, क्या पूछिए? अच्छा हो गया। अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, फेरी मैग्नेटिक का या पैरामैग्नेटिक का? अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा कल्याणी? ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है कि फेरी का ज्यादा होगा या पैरा का ज्यादा होगा, ये कोई कंपैरिजन नहीं है। दोनों बिल्कुल अलग तरह के मटेरियल्स हैं, इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। पैरामैग्नेटिक से अट्रैक्ट ज्यादा होता है, नहीं ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसा थोड़ी, अच्छा एक बात बताना, जैसे क्या सारे मैग्नेट्स का स्ट्रेंथ बराबर होता है? ऐसा तो नहीं है, डिपेंड्स ना कि वो मैग्नेट कैसे बना हुआ है, इसलिए ये कोई कंपैरिजन नहीं है कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। ये बस उनकी प्रॉपर्टी है कि कौन कैसे दिखाते हैं। अट्रैक्ट और भयानक अट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, वो ये तो पढ़े हैं ना। अच्छा दीप नहीं थे शायद क्लास में, ये तो पढ़े हैं कि अगर n × n+2 लगाने पे अगर 0 आता है तो दैट इज डायमैग्नेटिक। कुछ भी वैल्यू आगे तो पैरामैग्नेटिक का वैल्यू जितनी बड़ी आएगी उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, देखो ये जो नीचे में जो तुमको दिए हुए है ना, ये पैरामैग्नेटिक पैरा, फेरो और फेरी, ठीक है, ये तीनों ही ऐसे हैं। रिकॉर्डिंग बंद करके एग्जांपल दे रहे हैं, नहीं ऐसे दिया है, ऐसा कुछ रीजन नहीं है, बट अच्छा लगता है। ठीक है, डिपेंड्स, मन पे रहता है, कभी ऐसे भी देता हूँ ऐसे भी देता हूँ, सोचा चलो रहने दो। आनंद कॉलेज जाना है क्या? लेके एग्जाम्पल, चलो ठीक है, आनंद का एग्जाम्पल अगली बार रिकॉर्डिंग ऑन करके छाप लिए। पैरा, फेरो और फेरी, ये तीनों ऐसे हैं जो मैग्नेट में अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, डाई और एंटी फेरो, ये दोनों ऐसे हैं जो मैग्नेट में अट्रैक्ट नहीं होते। दैट्स ऑल। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जो हाईली मैग्नेटिक है जिस पे पूछा जाता है, तो इसको फेकोनी याद रखना, फेरस, कोबाल्ट, निकल, ये हाईली मैग्नेटिक होते हैं, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक होते हैं। ठीक है,
जो कि मैग्नेट में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और जिनका यूज करके मैग्नेट अपन बनाते भी हैं, उनसे परमानेंट मैग्नेट बनता है। ठीक है, सो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कि कौन से मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे दिखाता है, क्या दिखाता है। ठीक है, किसी को समस्या है, कुछ पूछना है पूछ लो, उस पर बात कर लेंगे। उसके साथ आज की सभा को विराम लगा देंगे। हाँ जी, जिसके इसके डाउट है फटाफट अपने डाउट पूछो। कब से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, अभी सब चुप है। कोई डाउट नहीं है। आज सॉल्यूशन से स्टार्ट नहीं करेंगे? नहीं आनंद, आज सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं करेंगे बाबू। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, 10 मिनट 15 मिनट बचा हुआ है, तो क्या ये स्टार्ट करें? नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। चलो ठीक है, तो इसके साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, कल डीएसएस नहीं होगा, बता दिया। मंडे के दिन डीएसएस होगा। संडे को मैं टाइम बता दूंगा कि कब होगा। मंडे के दिन आपका डीएसएस रहेगा। डीएसएस मतलब क्वेश्चन डिस्कशन रहेगा। ठीक है, डाउट सेशन नहीं, क्वेश्चन डिस्कशन रहेंगे। एनसीईआरटी का पहले होगा, उसके बाद आपके मॉड्यूल के होंगे। ठीक है, डोमेन क्या होता है? ओजस्वी, डोमेन ऐसे समझ लो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के जो मूवमेंट हो रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं, जैसे मान लो ऐसे ऐसे एक मोटे तौर पे, हालांकि ये फैक्ट नहीं है बट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 घूम रहे हैं। ठीक है, सो जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है ना, उसके लिए मान लिया कि एक वेक्टर है जो ऊपर साइड में होगा। ऐसे जो घूम रहा है दूसरा वाला, उसके लिए वेक्टर ऊपर मान लिया। इससे जो घूम रहा है उसके लिए वेक्टर ऊपर मान लिया। ठीक है, और मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन जो उल्टे घूम रहे हैं, इस तरीके से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो उसके लिए वेक्टर नीचे 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 मान लिया। अब जो ऊपर में जो इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे थे ऐसे गोल गोल, उनके लिए जो वेक्टर्स ऊपर माना, इन सारे वेक्टर्स को समझ लो कि कलेक्टिवली, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ ले लिया, कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, उनको सम कर दिया, उनके वेक्टर्स को एक पास में लेते हैं, ऐसे समझ लो। तो उनको एक पास में लेते हैं, तो जो एक फाइनल वेक्टर बना, उन सबको थोड़ा पास मिलाने के बाद, दैट इज डोमेन। ठीक है, तो मोटे तौर पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर मिला, दैट इज डोमेन। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर मिला, दैट इज डोमेन। ठीक है, बोलो। नेट वेक्टर। हाँ, नेट वेक्टर। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के तो नेट वेक्टर ही बोलेंगे। कल रेगुलर क्लास होगी, कल संडे नहीं, कल रेगुलर क्लास नहीं आ रही। रेगुलर क्लास मतलब एक्स्ट्रा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से, अगले वीक के बाद से एक्स्ट्रा क्लास है। मतलब 3 अभी लग रही है ना, 3 से ज्यादा जो होंगी वो इस मतलब आने वाले वीक में नहीं होंगी, उसके बाद वाले वीक से होंगी। ठीक है, चलो वैष्णवी, देखते हैं इसके बारे में, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा इसका क्या किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, चलो, तो इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट जो लास्ट के जो 2-3 क्लास चले हैं, 2 क्लास खास करके वो पूरे तरीके से बोर्ड्स में आने वाले हैं, जो उसमें कुछ कुछ जो है वो थोड़े अच्छे वाले वो बता ही दिया है। ठीक है, जहाँ से थोड़े से कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। कॉम्पिटेटिव वाले पार्ट अपन पहले पढ़ चुके हैं, सो उम्मीद करता हूँ कि अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे एनसीईआरटी और मॉड्यूल के। सो अपन मंडे के दिन मिलेंगे और उसी दिन अपन डिस्कस करेंगे इनके क्वेश्चंस। ठीक है, और किसी को कोई समस्या है, कुछ पूछना है तो अभी टाइम है, अभी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बार क्वेश्चन आता है, उसके बाद गायब ही हो जाता है, अब तो क्वेश्चन ही नहीं है हमारा।